हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, उसका डी पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। इसका डी पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, कई बार एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर हमें छोटे वर्ड दिखाई देते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ वही बड़े वर्ड लिखूं। तो देखो नेक्स्ट, अगर हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं। तो देखो भाई, डायमेंशन हम क्या बताते हैं, जो हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है वो क्या होती है, एक तरह से डायमेंशन ही होती है किसी भी क्वांटिटी के लिए। अब देखो, अगर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे तो किस टर्म में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या चीज होती है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हमारे पास कितनी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हमने बताई थी। हमारे पास कितनी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस हमारे पास कितनी थी भाई, 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी थी। इन्हीं 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज को हमने क्या माना है, ये किसके सिस्टम, किस सिस्टम के अंदर दी हुई, एसआई सिस्टम के अंदर दी हुई हमारी। ठीक है, तो इन्हीं 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी को जो हमने एसआई सिस्टम के अंदर मानी थी, उन्हीं को हमने क्या मान लिया भाई, हमारा डायमेंशंस मान लिया। और कितने, ये 7 है, तो हमारे पास डायमेंशंस भी कितने होंगे, 7 डायमेंशंस होंगे भाई, 7 डायमेंशंस। यानी जो हमारे पास 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी थी, उन्हीं को हमने किसका नाम दे दिया, 7 डायमेंशंस का नाम दे दिया। अब जो ये 7 डायमेंशंस है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म इनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो बड़ी ब्रैकेट हम जिसको बोल देते हैं मैथ के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि मास को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। लेंथ, लेंथ को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एल से। टाइम, टाइम को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल टी से। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करेंगे किसमें, के से दिखाएंगे भाई, केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे दिखाएंगे, एम्पियर में दिखाएंगे। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को हम किससे दिखाएंगे भाई, कैंडेला, जो इसकी यूनिट होती थी, उसी क्रम में हम इसको दिखाएंगे। और एक आता हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम किस में दिखाते हैं, मोल में दिखाएंगे भाई, MOL। तो ये हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं, जिनको हम क्या करेंगे, इनकी 7 डायमेंशंस के अंदर लिखेंगे। और ये डायमेंशंस किस में लिखा जाएगा, आपका स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म में लिखा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम डायमेंशंस तो हमने बता दिए, लेकिन अगर हम इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे तो हमारे पास डायमेंशन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डायमेंशंस की। तो देखो, डायमेंशन जो है आपका, डायमेंशन फॉर्मूला है जो हम अब यूनिट कर रहे हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 11th क्लास में पूरी फिजिक्स में से निकल जाना, लेकिन हर यूनिट के अंदर आपको ये डायमेंशन फॉर्मूले मिलेंगे, कैसे निकलते हैं। हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेकिन कुछ का नहीं होता, तो आपको बता दी जाएंगे किस किस का होता है और किस किस का नहीं होता। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन डेफिनेशन आती है डायमेंशंस की। डायमेंशंस, अब देखो डायमेंशंस हमारे पास क्या होते हैं, किसके होंगे डायमेंशन, इन फिजिकल क्वांटिटी के जो हमने बताई हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होंगे, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल
क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन क्या होगी, आर द पावर्स, आर द पावर्स यानी वो पावर्स होती हैं, आर द पावर्स टू विच द unit of base quantity, the unit of base quantity are raised, to which the unit of base quantity are raised to represent a derived quantity, to represent a derived quantity, to represent a derived quantity of that quantity. तो देखो भाई इसके अंदर हमने क्या लिखा है, टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी से क्या जाए यूनिट आएगा क्योंकि हम यूनिट ड्राइव करेंगे, वही ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझोगे, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं, यानी जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ये होते हैं, आर द पावर्स, यानी वो पावर्स होती हैं, टू विच किसकी, द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी होती है, यानी एक बेस होता है, क्या होती है, पावर होती है। जैसे मैं ये लिख देता हूं कि जैसे भाई हमारे पास से मैं एक आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपको ड्राइव करना बताऊंगा मैं कैसे आते हैं, एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो लेंथ को भी हम एल से दिखा देते हैं, ब्रेथ को भी एल से दिखा देते हैं और हाइट को भी एल से दिखा, ये क्यों दिखाते हैं अभी बताऊंगा। अगर हम इन तीनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता क्या है, एल क्यूब, इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया वही। तो देखो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये क्या लेंथ है, इनकी डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये हमारे पास पावर आ गई, पावर टू विच, जिसकी वजह से द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड, बेस क्वांटिटी के अंदर हम इस पावर को क्या लिखते हैं, इन पावर के अंदर लिखेंगे बेस क्वांटिटी, रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, ड्राइव्ड यूनिट आ जाती है इस क्वांटिटी की, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो डायमेंशंस होगी उसको हम बेस क्वांटिटी की पावर्स के अंदर लिख देंगे, और फिर हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी जिसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोल देंगे उस क्वांटिटी की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, वही डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अपना, तो देखो ये हमारे पास क्या थी, डायमेंशंस थी। इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं भाई, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा किसी भी क्वांटिटी के लिए वो किस तरह से लिखा जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यानी वो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि कौन सी और कैसे एक फिजिकल या बेस क्वांटिटी, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 थी और बेस क्वांटिटी क्या थी, जो हमने मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ली थी। तो हमें ये बताएगी कैसे एक बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम उसका क्या बोल देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, द एक्सप्रेशन विच शोज, जो हमें बताता है, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच, हाउ यानी कैसे और विच, हाउ कैसे और विच यानी कौन सी, विच ऑफ द बेस क्वांटिटी,
which of the base quantity represent the physical quantity, represent the physical quantity are called dimensional formula, is called डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देंगे, ठीक है, उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का। तो देखो वो एक्सप्रेशन जिससे जो हमें क्या बताएगा, विच शोज हाउ एंड विच, कैसे और कौन सी, ऑफ द बेस क्वांटिटी, यानी कि कौन सी बेस क्वांटिटी और वो किस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जाते हैं। अब हमारे पास क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन आती है। तो वो डायमेंशनल इक्वेशन किस तरह से आएगी, देखो डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है भाई, देखो यहां पर हमने क्या किया था, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पर हमने क्या किया था भाई, फिजिकल हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या जाती है, उसकी डायमेंशनल इक्वेशन आ जाती है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेट टू इट्स dimensional formula, to equate its dimensional formula it then it is known as dimensional equation। तो उसको हम क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन हम बोल देंगे। जैसे हमने क्या किया था भाई, वॉल्यूम का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था हमारे पास, L क्यूब आया था, ठीक है। अगर मैं V को इसके इक्वल पुट कर देता हूं, यानी L क्यूब, तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट L क्यूब लिख के दिखाया है, जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा वो हर फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो उनके अंदर हम इस चीज को क्लियर करते हैं। तो देखो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बताई दी है, हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूले की डेफिनेशन दी है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, ड्राइव करके देखेंगे भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूले, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है एरिया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उसके जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जैसे मान लिया भाई हमारे पास क्या दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो देखो अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ को हम एल से दिखा देते हैं, एल से हमने दिखा दिया भाई, इनटू ब्रेड। अब देखो ब्रेड, अगर मैं लेंथ और ब्रेड की बात करता हूं तो जैसे मान लिया मैंने एक स्क्वायर बना दिया भाई ऐसे, तो ये
ये मैंने ए बी सी डी लिख दिया इसका। अब देखो ए से बी तक जाऊंगा तो ये इसकी लेंथ होगी और ये क्या होगी बी से सी की ब्रेड्थ होगी, जिसको मैंने बी से दिखा दिया। लेकिन देखो लेंथ और ब्रेड्थ एक तरह से क्या, लेंथ तो क्या है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, और बी और सी जो ब्रेड्थ है वो भी क्या है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ की तो होती है हमारे पास, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के लिए जो हमारे पास डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा L। तो दोनों को अगर L से मल्टीप्लाई करें तो L स्क्वायर। और इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी भाई, इसके अंदर देखो L की वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर जो मास है वो क्या हमारे पास मास 0 इसके अंदर, L की पावर 2 है, और टाइम भी इसके अंदर क्या है 0 है। तो मोस्टली हमारे पास ये तीनों के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिक करंट बताया था, लुमिनेंस इंटेंसिटी, ये सारी क्वांटिटी आ सकती हैं। तो आपको इस टर्म में लिखना है मास लेंथ और टाइम की टर्म में। इसके अंदर सिर्फ L की वैल्यू है, मास भी नहीं, इसके अंदर टाइम भी नहीं है। तो जो क्वांटिटी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती उन सभी की पावर हमने 0 कर दी, और जो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है उसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू यहाँ पर लिख दी हुई। तो ये था एरिया। अब इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सेकेंड वॉल्यूम। तो देखो भाई वॉल्यूम का मैंने अभी आपको निकलवा के दिखाया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू में हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों के लिए, लेंथ के लिए जो डायमेंशंस होंगे वो क्या हो जाएगी L, ब्रेड्थ के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगी L, और हाइट भी क्या होती है वो भी तो एक डिस्टेंस होती है भाई, और डिस्टेंस के लिए हम टोटल क्या दिखाते हैं L। तो हमारे पास क्या आ गया L क्यूब, तो इसको मास और टाइम की टर्म में लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई m0 L क्यूब और T 0, क्योंकि मास और टाइम इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा भाई m0 L3 T0। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जैसे हम निकालते हैं डेंसिटी का जो सिंबल होता है उसको हम रो से दिखा देते हैं। अब देखो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है भाई, मास बाई वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपको, इसका जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मास को हम किससे दिखाते हैं भाई m से, ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास v। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास है m0 L3 T0। तो ये होगा भाई। अब देखो नीचे में डिवाइड में कोई चीज नहीं रखनी, हम इसको क्या लेके जाएंगे ऊपर लेके जाओगे, तो यहां से ऊपर वाला m तो एज इट इज रहेगा, नीचे वालों को लेके जाओगे तो इनकी जो पावर है जो पॉजिटिव में नेगेटिव में हो जाएगी, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव, लेकिन जीरो पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो m यहाँ पर क्या होगा 0, L की पावर हमारे पास क्या होगी -3, और T की पावर क्या होगी भाई 0। जब हम इनको मैथ का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई m की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, ठीक है, क्योंकि मास है हमारे पास यहाँ पर ऊपर वाले में, m की पावर 1 यहाँ पर, m की पावर 0 यहाँ पर, तो m की टोटल पावर कितनी होगी भाई 1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अब इसके अंदर L है नहीं, तो देखो एक बात ध्यान रखनी, मास को सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से। तो यहाँ पर L की पावर -3 है और यहाँ पर L है नहीं, तो L की पावर -3 और T की पावर क्या है भाई यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास क्या होगा m1 L-3 T0। ये क्या जाता है आपका डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना डायमेंशन फॉर्मूले। इसी के अंदर और एग्जांपल लेके हम आपको बताता हूं, क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी, और एक बार आप इसको सीख गए तो आप कभी नहीं भूलोगे इनको। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई फोर्थ हमारे पास ये तो क्या थी डेंसिटी। अगर एक हमारे पास क्या होती है भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी तो आपको पता ही होती है, अर्थ की वजह से जो कोई चीज नीचे आती है उसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका होता है भाई किसी बॉडी की डेंसिटी ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी की जो डेंसिटी को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
तो मैक्सिमम होगी। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कोई डिफरेंस है भाई, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता भाई, ये वाटर का है या बॉडी का है। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो अलग अलग हो सकती है कि बॉडी का मास अलग, वाटर का अलग, तो लेकिन अगर इस फार्मूले की हम बात करते हैं तो मास बाई वॉल्यूम ये, मास बाई वॉल्यूम ये, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसका फॉर्मूला ही नहीं बचा तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, जीरो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने ध्यान रखनी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की डेंसिटी। और नेक्स्ट हम देखते हैं भाई फिफ्थ, और देखो एक बात और मैं याद आ गई यहाँ पर कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी होती है, मैक्सिमम तो होती है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1000 की जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास को हम लेते हैं किसमें, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किसमें लेंगे भाई, मीटर क्यूब के अंदर। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10 की पावर 3 किलोग्राम या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम होती है। इससे ऊपर जाओगे तब भी डिक्रीज होती है, और इससे नीचे आओगे तब भी क्या होती है, डिक्रीज होती है वाटर की डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी या स्पीड की बात करते हैं, सिर्फ हम पहले स्पीड, तो देखो भाई सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो देखो भाई डिस्टेंस क्या होती है, एक तरह से लेंथ ही होती है ना किन्हीं दो पॉइंट के बीच की। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या क्या डिनोट करेंगे, l, और डिवाइड बाय टाइम के लिए t। तो ये इसको जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास l तो एज इट इज बचेगा, और t की पावर क्या हो जाएगी -1। तो यहां से क्या हो जाएगा, l और t -1 आया ना, लेकिन m इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो m को हम क्या लिख देंगे, m0 lt -1। आप इसको lt -1 भी दिखा सकते हो और m0 lt -1 भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में तो ये कंप्लीट अधूरा ना लिखे, इसको कंप्लीट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, m0 l1 t -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई स्पीड के बाद हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है भाई, डिस्टेंस तो होती है कितनी भी डिस्टेंस हो दो पॉइंट के बीच में, कहीं पर हम टर्न होते हैं वो भी इंक्लूड कर जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि दो पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस आती है ना, ठीक है, वहां पर हमें कहीं पर भी टर्न नहीं होना होता, तो बिल्कुल स्ट्रेट जो डिस्टेंस, बिल्कुल स्ट्रेट जो लेंथ आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एक तरह से लेंथ ही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने लिख दिया l, और टाइम के लिए लिख दिया हमने t। तो देखो बिल्कुल सेम फार्मूला बनेगा ना ऊपर की तरह, ऊपर वाले की तरह, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं m0 l1 t -1। तो यहां पर भी l एग्जिस्ट करता, तो l की पावर 1 लिख सकते हो आप। तो m0 l1 t -1। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, सेम होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम। लेकिन देखो हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी लेंगे यहाँ पर। तो चेंज इन को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे हमने अभी निकाला था भाई, m0 l1 t -1 ये आया था वेलोसिटी का।
और डिवाइड बाई हमारे पास क्या है टाइम, टाइम के लिए हमने लिख दिया टी। तो यहां से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m0L1t -1 ये है और ये के ऊपर जाएगा तो -1, इसकी तो टोटल टी की कितनी हो जाएगी -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला जाता है एक्सेलरेशन का भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास ये आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, हम निकालते हैं फोर्स का। फोर्स, तो देखो फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो भाई मास को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से, और एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला है m0L1t -2, ये हो गया। यह आ जाता भाई हमारे पास। तो देखो यहाँ पर m की पावर 0, m की पावर 1, तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ये हमारे पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला जाता है, फोर्स का जाता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ एक्सेलरेशन के साथ साथ हमारे पास एक क्वांटिटी हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसको जो उसके ऊपर जो ग्रेविटी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से होगी, ग्रेविटी की वजह से। तो उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका भी हमारे पास क्या रहेगा भाई, सेम फॉर्मूला रहेगा, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था भाई, m0L1t -1 डिवाइड बाय क्या कर दिया, टाइम कर दिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, m0L1t -2, सॉरी m1L2। तो ये हमारे पास क्या भाई डायमेंशन फॉर्मूला आता है m1L1 mlt -1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। हाँ तो इसमें ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है m0L1t -2 और यहाँ पर भी क्या आता है एक्सेलरेशन का m0L1t -2, ये जो हमने निकाला था। अब देखो फोर्स में और इसमें ध्यान रखना है आपने, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m1L1t -2 और एक्सेलरेशन का क्या है m0L1t -2, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इन क्वांटिटी क्या रहता है आपका डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों ऐसे, यानी एक्सेलरेशन कोई भी हो, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। फोर्स का हमने ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अभी हम वर्क डन का देखते हैं कि वर्क डन हमारे पास क्या होता है। वर्क डन, तो देखो भाई वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, वो हमारे पास क्या होता है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी निकाला था m1L1t -2 और इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ l, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही तो होती है, डिस्टेंस के लिए हम l दिखा देते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा m1L2t -2। तो ये हमारे पास क्या जाता है डायमेंशन फॉर्मूला जाता है वर्क डन का भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी, ये हमने 10th था 11th। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, कोई भी एनर्जी हो भाई, सारी टाइप हर टाइप की एनर्जी आ जाती है इसके अंदर, ऑल टाइप, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, आपकी कोई भी एनर्जी आएगी तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी हम जो वर्क करते हैं, जितने हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी हम उतना ही क्या कर पाएंगे, वर्क डन कर पाएंगे। तो जो हम वर्क डन करते हैं वो हमारी क्या होती है, एनर्जी तो होती है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वर्क की इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है। तो वर्क का हमने अभी निकाला है तो क्या हो जाएगा m1L2t -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका जाता है, एनर्जी का जाता है। चाहे हमारे पास कोई भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, यानी कोई भी जो भी वैल्यू आएगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, वही हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर।
प्रेशर। प्रेशर का सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी एरिया के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो प्रेशर बन जाता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था भाई, याद रखने पड़ेंगे आपको, m1l1t-2 और डिवाइड बाय एरिया। एरिया का हमारे पास क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी नीचे हमारे पास क्या था, l स्क्वायर आया था एरिया का। तो यहां से इसको हम कंप्लीट कर देता हूं भाई, m0 l2 और t0 ये आया था हमारे पास एरिया का। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारे पास हो गया m1l1t-2 और ये ऊपर जाते ही क्या होगा, m की 0 l की पावर -2 और t की पावर 0। तो ये हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो m की पावर 1 और 0, तो टोटल m की पावर क्या बचेगी भाई 1, l की पावर 1 यहाँ पर -2 यहाँ पर, तो l की पावर क्या बचेगी जब ऐड करेंगे तो -1 बच जाएगी, t की पावर -2 और 0 यहाँ पर, तो t की पावर क्या बची -2। तो हमारे पास क्या आ गया भाई m1 l-1 और t-2, ये हमारे पास क्या आता है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होती है, जैसे पावर दिखाते हैं हम, पावर हमारे पास क्या होती है भाई, जो भी हम वर्क डन करते हैं, कितने टाइम के अंदर हमने वो वर्क डन किया है, वो क्या होती है हमारे पास पावर। तो हमारे पास क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होती है पावर। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, m1 l2 t-2, ये वर्क डन का आ गया। और टाइम का हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m1 l2 t-2 और नीचे वाले को लेके जाएंगे तो भाई m0 l0 t, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा भाई, m की पावर 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर, तो m की पावर क्या होगी 1, l की पावर 2, l की पावर 0 तो l की पावर 2 और t की पावर -2 यहाँ पर और +1 यहाँ, सो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो -2 यहाँ पर और -1 यहाँ पर, तो टोटल कितनी होगी t की पावर -3। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, पूरी फिजिक्स के अंदर चलते जाएंगे ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनके हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी दिखाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, तो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूले समझाए हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते, जैसे आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने की थी, तो इस टाइप से कई क्वांटिटी आपके पास आएंगे जब आप डायमेंशन फॉर्मूले को करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना और जैसा भी आपको लगे कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताना, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था कि सर वर्ड्स थोड़े छोटे होते हैं, तो मैंने इसको ठीक कर लिया है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर बात होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज के लिए सिर्फ